हाँ जी, आप बताओ, पढ़ो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल गया है कि इसमें हायरार्की के पोजीशंस वाइज आपकी हायरार्की असाइन की जाएगी। मैनेजर है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, इंजीनियर है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ो। Superior has sustainable but not complete confidence of subordinate. ये ड्रॉबैक है। जो आपका सुपीरियर है, जो मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, उसको थोड़ा सा सब्सटेंशियल तो है, पार्शली तो कॉन्फिडेंस रखता है वो अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, लेकिन कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, ये ड्रॉबैक है। आगे, Some job issues related to work discussion take place between superior and subordinates. सम कुछ जॉब इश्यूज तो डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन ऑल जॉब इश्यूज आर नॉट डिस्कस। हाँ जी, इसमें इंटर्नशिप किस किस ने की हुई है, कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप की है? एंग्रो में किसी ने की है? एफएफसी एंग्रो सर एफएससी Tower में की है। हाँ, वहाँ पे कैसे है? वहाँ पे जॉब इश्यूज किस तरह वो डिस्कशन होती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में, सुपरवाइजर और ये सीनियर सर मैनेजर में? ये सर होती रहती है यूजली। तो अगर प्रोजेक्ट छोटा सा तो यूजली होती है, वरना हर फ्राइडे को भी पूरे डिपार्टमेंट की होती है। अच्छा, इसके अलावा और किसी ने उसमें फूड फूड इंडस्ट्री में किया हो? ओजीडीसीएल, ऑयल एंड गैस में, फूड इंडस्ट्री में किसी ने इंटर्नशिप नहीं की अभी तक? आखिरी सेमेस्टर आ गया, अभी तक इंटर्नशिप नहीं हुई आपकी। यस सर, की है, की है। मैंने की है। हाँ जुनेद, आपने किधर किया और वहाँ पे कैसा सिस्टम है? वर्क जॉब इश्यूज डिस्कशन होती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में कि नहीं? सर मैंने इधर अटक ऑयल रिफाइनरी में की थी। सर होती है इसी तरह से। जब सर अगर कोई इशू आ जाता है तो ऑब्वियसली सर होती है डिस्कशन उस पर। So motivation is not based on the what but also on the involvement in the job। ठीक है, मोटिवेशन जो है ना यहाँ पे, वो सिर्फ रिवार्ड सिस्टम के ऊपर बेस नहीं करती, बट ये देखा जाता है कि ये इस बंदे ने कितना वर्क किया है, जॉब में इन्वॉल्वमेंट कितना रहा है। अगर कोई शटडाउन आ गया तो वहां पे उसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, कि 8 घंटे अगर उसकी ड्यूटी थी तो उस शिफ्ट में वो 16 घंटे रुका है, 10 घंटे रुका है, या 8 घंटे ही रुका है, अपनी ड्यूटी की और जग गया घर। हाउ मच टाइम ही इज स्पेंडिंग ऑन द जॉब, ये है मोटिवेशन सिस्टम। तो ये अटक एल रिफंड में कौन सी इसमें मोटिवेशन सिस्टम कौन सा है? रिवार्ड सिस्टम है या आपके पास जॉब इन्वॉल्वमेंट सिस्टम पे है? कभी एक्सपीरियंस हुआ है? सर मोस्ट ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम ही है। तो वैसे मोस्टली इंडस्ट्री इसी पे ही वर्किंग कर रही है। जी सर। ठीक है, ओके। लेकिन कुछ प्राइवेट इसमें ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को भी देखा जाता है कि उसकी जॉब इन्वॉल्वमेंट कितनी कितनी है। अब सिस्टम 4 ऑर्गेनाइजेशन, जरा इसको रोल नंबर 19 पढ़े। लीडरशिप प्रोसेस। Leadership process includes perceived confidence and trust. Motivational process taps a full range of motives to participatory methods, एक मिनट communication. अली रजा, ये हम पढ़ क्या रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताओ किस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले सिस्टम 1 है, फिर सिस्टम 2, सिस्टम 3, फिर सिस्टम 4। सर मतलब ये 4 सिस्टम है सर। कौन से ज्यादा हमारे लिए जो है बेहतर होता है सर सिस्टम बेहतर नहीं, अब ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन 4 सिस्टम पे चल रही होगी। या तो वो सिस्टम 1 ऑर्गेनाइजेशन उसमें अप्लाई चल रहा होगा, या वो सिस्टम 2 पे चल रही होगी, या सिस्टम 3 पे चल रही होगी, या सिस्टम 4 पे चल रही है। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ ये देखने के हाँ भी इस सिस्टम 4 में प्लस पॉइंट कौन से हैं, और उसमें जब हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं, इनको नलीफाई करना है जो। सो मोटिवेशन प्रोसेस टैप्स अ फुल रेंज ऑफ मोटिव्स थ्रू पार्टिसिपेटरी मेथड्स। ठीक है, आप ये देखते हो मोटिवेशन यानी इंक्रीमेंट्स, रिवार्ड्स, या आप उनको जो बाकी चीजें देते हो, या लीव्स बोनस देते हो, या एयर टिकट्स देते हो। अब ये देखते हो कि उस बंदे ने प्लांट शटडाउन में या वर्किंग में या जो प्रोडक्शन हो रही थी उसमें उसकी पार्टिसिपेशन कितनी है। कंपैरिजन करते हो ना, अगर एक एक बंदा 8 घंटे शिफ्ट कर रहा है और एक 10 घंटे रुकता है, तो हाउ मच मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ही हैज डन। सो कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रीली, कम्युनिकेशन है, फ्रीली कम्युनिकेशन है। आपका जो सुपरवाइजर है उसको कोई डर नहीं है कि मेरे जीएम आ गया है, तो वो उससे फ्रीली कम्युनिकेट करता रहेगा, उसको इश्यूज बताएगा, उसको प्लस पॉइंट्स बताएगा,
नया सिस्टम कोई लग गया है, नया वहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लग गया है, उसके बारे में बता देगा, या नया कोई इक्विपमेंट आया हुआ है उसकी वर्किंग के बारे में बता देगा, उसकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में बता देगा, या उसकी एफिशिएंसी के बारे में बता देगा कि हमारी नए इक्विपमेंट की वजह से जितनी पहले एफिशिएंसी अगर 80% आ रही थी तो अभी 90% हो गई है। तो कम्युनिकेशन इज फ्रीली, देयर इज नो बैरियर बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड टॉप मैनेजमेंट, सो इंटरेक्शन प्रोसेस इज ओपन। यानी सुपरवाइजर का जब दिल करे वो जीएम के ऑफिस में जाके उसको डिस्कस करके बता सकता है इश्यूज को, या प्लस पॉइंट्स को, या नेगेटिव पॉइंट्स को, या क्वेरीज को बता सकता है, क्वेरीज को किल कैसे करना है, उनको जो है ना वो नए एडिशंस करके इम्प्रूवमेंट मैयर्स बता सकता है। सो डिसीजन अकर एट 8 लेवल्स, तमाम लेवल्स पे डिसीजन हो रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट पे तो हुए लेकिन आपके सुपरवाइजर्स भी डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि सुपरवाइजर का भी तो एक्सपीरियंस है ना। अगर टॉप मैनेजमेंट दे हैव मैनेजमेंट स्किल्स और उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, तो लेकिन जो सुपरवाइजर है अगर उसके पास उसने 40 साल लगा दिए वहाँ पे प्लांट पे, 30 साल लगा दिए, उसका एक्सपीरियंस तो है ना, उसके एक्सपीरियंस बेस पे वो डिसाइड कर सकता है कि आप किसी वर्स्ट सिचुएशन में क्या स्टेप लेना चाहिए। ये वहाँ पे कोई सडन इमरजेंसी आ गई है, या आप मीटिंग्स करते रहेंगे या आप उसको एक्शन इशू को सॉल्व करेंगे। हाँ, रोल नंबर 30 इश्यू को सॉल्व करेंगे। महाजेब सलीम, आप मुझे बताओ, प्लांट बंद हो गया है, प्लांट को आग लग गई है, आप मीटिंग्स पहले करेंगे, उस प्लांट की आग को बुझाएंगे, सर उसके पहले लिए प्लांट सेफ्टी मेजर्स करेंगे। ये सर पहले सेफ्टी मेजर्स करेंगे, हाँ तो उसके ये बाद हाँ हाँ, तो वो आपकी इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में आपको कौन हेल्प आउट करेगा? यूर सबऑर्डिनेट, यस सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, सीनियर सुपरवाइजर्स हो सकते हैं। सो गोल सेटिंग इंकरेजिंग ग्रुप सर इसमें पार्टिसिपेशन। सर जी। मोस्टली जो शिफ्ट इंचार्ज होते हैं सर वो हैंडल करते हैं इस मैटर को। शिफ्ट इंचार्ज तो जैसे आप इंजीनियर हो ना, इनको भी शिफ्ट इंचार्ज बना देते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, लेकिन दीज पीपल हैव नॉट मच कॉन्फिडेंस, दे हैव नॉट सो मच एक्सपीरियंस, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो किसी वर्स्ट सिचुएशन को हैंडल करें। आप तो वही यस चीज सर, हैंडल कर सकते हो जो आपने देखी होगी या सुनी होगी। यस सर। लेट्स सपोज मैं आपको Sir, एग्जांपल देता हूँ। देखें, मोटर चल रही थी, इलेक्ट्रिक मोटर, मेन ड्राइव वो चल रही थी, अचानक से हुआ क्या कि वो रिवर्स चलना शुरू हो गई है। हाँ, आपने तो नहीं कभी सुना होगा, तो ना आपने कभी देखा होगा, तो फिर उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? आप हैंडल सर करोगे या मोस्टली जी सर, आप हैंडल तो नहीं कर सकते ना, आपके लिए एक नई चीज आ गई है। सर जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं सर मोस्टली उन्हीं को ही शिफ्ट इंचार्ज बनाया जाता है। वो एक्सपीरियंस 3 साल का हो जाए, 2 साल का हो गया, उनको शिफ्ट इंचार्ज बना देते हैं, लेकिन उनको पास उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है जो इतना एक 30 साल वाले बंदे के पास एक्सपीरियंस है। Yes, yes, sir. सो कंट्रोल प्रोसेस इज डिस्पर्स, कंट्रोल प्रोसेस जो है ना वो एक जगह पे नहीं है, फोकस्ड नहीं है या गैदर्ड नहीं है, इट इज डिस्पर्स। सो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन 4 इज बेस्ट, सिस्टम 4 ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट। यस सर। यस सर। तो आप मुझे ये बताएं, जिसने इंटर्नशिप जो की हुई है, कोई कहता है एफएफसी की है, कोई कहता है आर्टिकल डिफाइनिंग, वहां पे कौन सा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन किस सिस्टम पे चल रही है? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे? आप रैंक करो ना, किसको सर रैंक जी करते हैं? 4 पे। ये जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, या जो आपके पास बैच प्रोसेस वगैरह हो रहे होते हैं, या जितनी ये पार्टिकल साइज रिडक्शन प्रोसेस जिसके ऊपर कटिंग वगैरह हो रही किसी छोटे छोटे स्केल पे, उस पे तो ये सिस्टम 4 नहीं अप्लाई हो सकता। दिस इज मैच्योर्ड सिस्टम, जिसमें आपके पास यानी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे ये सिस्टम 4 ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई होता है। ये सबको समझ आ Yes, sir. गया? इसमें परफॉर्मेंस गोल्स भी हाई होते यस हैं, सर इसमें परफॉर्मेंस गोल्स भी, इसको आपने खुद कर देना टेबल को, ये सेम वही चीज यस बता रहा सर। जो अभी हमने किया डिस्कस। सो व्हाट आर सिचुएशनल इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन? देखिए, कोई भी सिचुएशन आ जाती है आपके पास, वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है, या आपके पास बैड सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, सेफ्टी मेजर्स, या प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं, या आपको कोई टेक्निकल स्किल्स आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। सो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन के लिए व्हाट आर दीज सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस
on the organization design. What is this? ये क्या है? So optimum design, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्टिमम डिजाइन क्या होता है इसको बताने की जरूरत है? प्लान डिजाइन पढ़ रहे हैं आप? A design which No, sir. has low cost and maximum profit. ठीक है, जहां पे आपके पास आप कम लोगों से मैक्सिमम वर्क ले रहे हैं, एफिशिएंट वर्क ले रहे हैं. लोग तो कम है लेकिन एफिशिएंट वर्क उन्हीं से ले रहे हैं, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं. Depends on a set of relevant situational factors. So situational factors play an important role in the determining the best organization design for any partnership. यानी situational factors क्या करते हैं आपको कि किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजाइन है, हम चाहते हैं ना कि बेस्ट डिजाइन हो, अच्छा डिजाइन हो, अंडरस्टैंडेबल हो, कम्प्लेक्स ना हो, सिंपल हो. कोई बंदा अगर वहाँ पे हायर होता है तो उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप का पता चल जाए कि भी एचआर डिपार्टमेंट किधर है, उनका क्या काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, टेक्निकल डिपार्टमेंट का क्या काम होता है. सो किसी भी पार्टिकुलर सर्कमस्टांस के लिए, किसी भी पार्टिकुलर सर्कमस्टांस के लिए कि उसके जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को जो डिटरमाइन करे. व्हाट आर सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? शिनवारी, रोल नंबर 6. जिशान अहमद, आप बताओ व्हाट आर सिचुएशनल फैक्टर्स? सर कौन से सर फैक्टर सर? जी सर. सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? हेलो. सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? सुन रहे थे लेक्चर आप? एक्सक्यूज मी सर. जी 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 सर सुन रहा हूँ सर. सुन सर सिचुएशन फैक्टर में सर हमारे पास सर. जी सर. हाँ बोले बोले बताएं, हेलो. आवाज आ रही है, बताओ. जो सर जो हमारे पास सेट रिलेवेंट सर होते हैं सर, सेट ऑफ रिलेवेंट होते हैं जिसमें हबीबुल्ला, हमारे पास ऑप्टिमल डिजाइन. ठीक है, हबीबुल्ला ऐड है. 28 हबीबुल्ला, रोल नंबर 28. यस सर. हबीबुल्ला आप बताओ क्या होते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स, क्या होते हैं? सर सिचुएशन फैक्टर अगर हम इंडस्ट्री की बात कर ले सर, एट अ टाइम जो मसले मसाइल हमारे साथ आ सकते हैं, फैक्टर जो हमारे साथ आ सकते हैं सर, होते क्या जो हैं? बेसिकली सर अगर बात की जाए तो अ, जो बेस्ट डिजाइन पे सर हमारे साथ काम की जाए सर. क्या? तो सर कह रहे प्लान डिजाइन मतलब उसका अच्छा हो. या जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उनकी ये इंपॉर्टेंस है कि आपके बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को डिटरमाइन करते हैं या बताते हैं कि आपकी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ट, उसका डिजाइन आप ऐसे अचीव कर सकते हैं किसी भी वर्स्ट यस सिचुएशन सर. के लिए. समझ आ गई आप? यस सर. ये सुन भी नहीं थे अभी, बोल ना आप सुन रहे थे ना जिशान सुन रहा था. इन दोनों के रोल नंबर सर लिख लो. नियाजी, ओके सर. सर मैं एक बात सुन रहा हूँ सर, मैं नोट भी कर सर रहा हूँ मैं सर. सुन रहा था सर जी, इसलिए तो आंसर दिया. अच्छा, सो सुन रहा था सर. ये कंग्लोमरेट्स, ये आपके पास मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, सर वो ऑनलाइन में थोड़ा सा मसला हो जाता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन होती है वीडियो सुन के सर, रिकॉर्डिंग सुन के वो क्लियर हो जाती है. यार जवाब क्यों नहीं देते आप? अच्छा, अब इसमें क्या है आपके आजकल ये पास? जिल से मल से है सर, इसलिए नेट ये सीईओ क्या है आपके पास? चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होता है. इसमें हम अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई पीएलसी प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोल जो या सिंपल मैं कह देता हूँ आपको, जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिकल जो है कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें आप चेक कर रहे हो कि आपके पास अप्लायंसेस क्या बन रही हैं, जो आप जैसे चार्जर वगैरह हो गया. आपकी टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर्स आप कैसे किस सेक्शन में बना रहे होते हैं, और मीडिया वहाँ पे क्या है.
ये आपके पास जो टर्म है ना कंग्लोमेरेट्स, ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो वर्क कर रही होती हैं। समझ आइए? यस सर। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर अटेंडेंस हम चैट में लिख दें या आप लेंगे अटेंडेंस? मैं अटेंडेंस अभी लेता हूँ ना, ले लेता हूँ। ओके ठीक है, सर। मैं करूँ। तो द बेसिक सिचुएशनल फैक्टर्स क्या है? टेक्नोलॉजी। देखो, जब आप नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, टेक्नोलॉजी क्या है? शुरू में बताया था, क्या है टेक्नोलॉजी हसन नियाजी? सर टेक्नोलॉजी में ये होता है कि हम इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करते हैं, रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके ओके, ये म्यूट कर दो अपना माइक, बहुत शोर आ रहा है। कन्वर्जन प्रोसेस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। तो आप मुझे ये बताएं, इंडस्ट्रीज में जो जैसे ही आप एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रहे होते हैं, तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी से होगा क्या? जो आपकी आगे का डिजाइन है वो बेस्ट हो जाएगा, वो ऑप्टिमम हो जाएगा। उसके बाद है इन्वायरमेंट। आपके पास इन्वायरमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट में 4 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे। एक टास्क इन्वायरमेंट पढ़ा था, एक आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था, एक आपके पास इंटरनल इन्वायरमेंट था। याद है कि भूल गए? यस सर। So organization in stable environment tend to have different kinds of design. देखिए, हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका एनवायरनमेंट स्टेबल होना चाहिए। तो जब स्टेबल होगी तो उसका जो इन्वायरमेंट होगा ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबल इन्वायरमेंट में, उसका डिजाइन बेस्ट होगा एज कम्पेयर टू अनस्टेबल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, स्टेबल इन्वायरमेंट में क्या है कि आपके पास जो लोग हैं वो सारे वो जॉब स्विचिंग नहीं कर रहे, और हर मंथ ही सारे लोग जॉब छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, या आपके पास कस्टमर चेंज होते रहें हर वीक बाद, हर दिन बाद, तो आपके पास स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं रहता। आप उनसे बेनिफिट्स नहीं ले सकते, आप उनकी जो ट्रेनिंग है कराई जाती है उनको, या जो उनको स्किल्स सिखाई जाती हैं, आप उनसे फायदा नहीं उठा सकते। समझ आ गया? तो ये Yes, sir. दो फैक्टर्स हो गए। सर एक मिनट, स्क्रीन शेयर में दोबारा कर देता हूँ, इशू आ गया। शो हो रही है स्क्रीन? यस सर, अभी नहीं हो सर रही। अभी सर प्रोसेसिंग में है। सर स्क्रीन शो है, पिक्चर एक है और ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज हो विद जाती है यार, हो जाती है पिक्चर में। तो मैं दोबारा से इसको चेक करता हूँ, समटाइम्स उसका सॉफ्टवेयर का भी शो हो जाता है। रूम पे बहुत बर्डन होते हैं सर, बहुत। ये तो उसामा की पिक्स शो हो रही है। रुक जो यार, हो जाती है ये उसका। थोड़ा सा हौसला करो। The two design emerged from stable and unstable. अब stable और unstable environment क्या है? फारूक, रोल नंबर 6। What is the difference between stable environment and unstable environment? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो environment हो सकते हैं, दो scenarios हो सकते हैं। Which one is stable environment and other is unstable environment? बताएं जरा, stable और unstable में क्या difference है? सर स्टेबल एनवायरनमेंट में यही होता है कि जो हमारे पास सिस्टम होगा वो सही तरह ऑर्गेनाइज, मतलब कि ऑर्गेनाइज है, वो अपने में जो वर्किंग है वो ठीक है उसकी, उसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे। वही डिफरेंट इश्यूज आ रहे होंगे, ठीक है, जो हमारा वर्किंग है वो सही नहीं होगी उसकी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की। सही है। यार ये अंडरस्टूड है ना, नाम जरूरी नहीं होगा भाई, वो तो पेरेंट्स बहुत ओके है, ये जरूरी नहीं है। कैन यू नेम देम? मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? मैकेनिस्टिक सिमिलर टू द ब्यूरोक्रेटिक
a system one model similar to the bureaucratic a system one model most frequently found in stable environment. ये मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सिस्टम वन ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल में पाई जाती है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इसमें वेरी फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये फ्लेक्सिबल भी होता है, इनफॉर्मल मॉडल होता है। डिजाइन मोस्ट ऑफन फाउंड इन अनस्टेबल एंड, ठीक है, ये मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन किस में होंगी? स्टेबल इन्वायरमेंट। जब आपका स्टेबल इन्वायरमेंट होगा या ब्यूरोक्रेटिक जिसको हम कह देते हैं मॉडल था, या जो हमारा सिस्टम वन मॉडल था, वो स्टेबल इन्वायरमेंट में पाया जाएगा। जबकि अनस्टेबल में क्या होगा? आपका ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी, जिसमें आपके पास क्या होगा? अनस्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट होगा और इनफॉर्मल होगी। देयर आर टू प्राइमरी फैक्टर्स। देखिए जरा मुझे आप खुद बताएं, ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय टू प्राइमरी फैक्टर्स। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? जब हम सब यूनिट्स में डिवाइड कर रहे थे, किसी भी चीज को, किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी फैक्टर को, किसी भी मैथ आपकी जो वैल्यूज होती है उनको जब आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, सब कंपोनेंट्स में जब डिवाइड करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ये जब हम छोटे छोटे पोर्शन बना देते हैं, छोटे छोटे सब यूनिट्स बना देते हैं कि भी ये केमिकल डिपार्टमेंट में इसमें ये टेक्निकल स्टाफ है, ये नॉन टेक्निकल स्टाफ है, इसमें ये जो है स्किल्ड लेबर है, ये सेमी स्किल्ड लेबर है। तो जब छोटे सब यूनिट्स में आप डिवाइड कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट के, तो उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज अ डिफरेंशिएशन, द एक्सटेंट टू व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रोकन डाउन। क्या है? हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू सब यूनिट्स। आपके इंटीग्रेशन में क्या होता है? आप इंटीग्रेट करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, सारे छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन करके आप एक लार्ज यूनिट बना लेते हैं। द डिग्री टू व्हिच आर वेस्ट सब यूनिट्स मस्ट वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन, कि आपके पास उनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी होगा। समझ आ रही है? हेलो? यस सर। देखिए मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर कोई आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपके पास क्लर्क्स हो गए, आपके पास जो इसके अलावा जो आपके पास जो अकाउंट्स वगैरह हो गया, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है ना। अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, या आपके पास जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वो भी सेम है, या उसमें डिफरेंट जो सेक्शंस बनाए होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? आपस में मिलके ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसको क्या कर रहे होते हैं? प्रमोट कर रहे होते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे होते हैं, या उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं? दिस इज अ इंटीग्रेशन। दे हैव डन इट इंटीग्रेट। the degree to which the various subunits must work together, इकट्ठे वो काम करें in a coordinated fashion। So what is organization size? Organization size क्या है? Strength। साइज का मतलब है स्ट्रेंथ क्या है उनकी, ठीक है, वैल्यूज कितनी है। What does organization size mean? The total number of full-time or full-time equivalent employees, उनकी वैल्यूज कितनी, स्ट्रेंथ कितनी है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल में क्या आ जाता है आपके पास? प्रोग्रेशंस थ्रू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व एज दे ग्रो एंड मैच्योर। देखिए लाइफ साइकिल आपका जिस तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होता है? एक लाइफ साइकिल हो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आपकी ग्रो करती है। फिर आपके पास ग्रो के बाद क्या होता है? कौन सी चीज होती है? ग्रो करना, डेवलप करना, फिर मैच्योरिटी आना, उसके बाद फिर डिक्लाइन। मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज। तो व्हाट आर द लाइफ स्टेजेस? ये आ गए आपके पास। क्या ऑर्गेनाइजेशन बर्थ कैसे की थी, उसको स्टार्ट कैसे हुआ, फिर बर्थ से आपकी योर स्टेज पे कैसे गई है, फिर मिड स्टेज कौन सी है, और उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज कौन सी है। इस समझ आ गया? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन साइज का क्या मतलब है? ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साइज का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ। व्हाट इज साइज का मतलब? स्ट्रेंथ, या उनकी एम्प्लॉइज कितने हैं, 100 है एम्प्लॉइज, 200 है। हाँ जी फुरकान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बार बार हाँ हैंड रेज कर रहे हो, बार बार फरमाओ। सर ये तकरीबन इसको कितना टाइम लगता है एक स्टेज पे, या मतलब मेच्योरिटी तक पहुंचने पे एक उसको ये तो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन को? डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं, यूनिवर्सिटी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक अपने जो एक बैच होता है, उसको मैच्योरिटी स्टेज पे जाने के लिए कितने साल लग जाते हैं? 4 ईयर्स। 4 ईयर। अच्छा, इसी तरह अगर इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो इंडस्ट्री में अब वो वेरी करता है कि either they are making batch process, either they are making continuous process,
उनकी प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पे है, लार्ज स्केल पे है, कंटिन्यूस प्रोसेस तो है लेकिन प्रोडक्शन थोड़ी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है लेकिन उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो मोस्टली ये आपने उसमें नहीं पढ़ा होगा अपने प्लांट डिज़ाइन में, आई थिंक 7 to 10 ईयर्स लग जाते हैं मिनिमम, मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यस सर 15 ईयर तक। यस सर। फुरकान मिल गया आंसर या अभी और बताऊं? यस सर मिल गए। आपके लाइफ साइकिल के कितने स्टेजेस हैं? सर ओके अच्छा, इसके बाद ये है स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या होता है, व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, कि आपके पास जो भी कॉर्पोरेट सेक्शंस पे या होती हैं जो आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं, स्ट्रेटजीज मैंने बताई थी, जुनेद जॉनसन स्ट्रेटजी क्या होती है, आपसे वेब में मैं क्वेश्चन भी पूछा था, इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है या स्ट्रेटजी किसको कहते हैं, जुनेद जॉनसन? सर ये सर स्ट्रेटजीज तो सर डिपेंड करती हैं सर, कुछ इफेक्टिव होती है और कुछ जो हम इन रिटर्न सर कोई फॉल्ट्स आ जाते हैं उनके पर डेवलप करते हैं। So organization can adopt a variety of corporate level सर strategies गोल्स जिसमें को अचीव करने हाँ गोल्स को अचीव करने जो आप प्लान करते हैं, जो आप मेजर्स लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं, सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी भी हो सकती है, पोर्टफोलियो अप्रोच भी हो सकती है जिसमें आपके पास लार्ज प्रोडक्ट स्ट्रेटजी आप बना लेते हो। चूजन स्ट्रेटजी अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस डिजाइन, कोई भी आप स्ट्रेटजी चूज सेलेक्ट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन को अफेक्ट करेगी नहीं करेगी, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी नहीं करेगी? यस सर करेगी। कैसे? सर जैसे मींस के जो स्ट्रेटजी होती है वो एक्चुअली गोल्स को मतलब गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं, तो वो अफेक्ट करेगी कि हम कितने टाइम में या किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, मेहनत करो, सर लाइक अगर दावा भी सही नहीं हुआ, 30 नंबर में है क्लास के 30 में से। यस सर। मैं कह रहा हूँ क्लास में हाईएस्ट मार्क्स 30 भी आए हैं, यस सर। तो जिन बच्चों के 30 से नीचे हैं तो वो जरा मेहनत करें, 25 हैं, 24 हैं, 20 हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या है? सो दी स्ट्रेटजीज बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उसकी ग्रोथ अचीव करने के लिए, उसकी जो सक्सेस अचीव करने के लिए जो आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो मेजर्स लेते हैं, जो आप उसके लिए जो बैक एंड पे जो आप उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, these strategies can affect, ये जो strategies हैं can affect the design of individual businesses within the organization as well as the overall organization। ठीक है, ये जो आप बिजनेस लेवल पे स्ट्रेटजी बनाते हो ना, वो इंडिविजुअल बिजनेस को भी देख रही होती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी उसको देख रहे होते हैं और ओवरऑल भी उसको हम चेक कर रहे होते हैं कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह डिस्टर्बेंस आएगी। ठीक है, लॉस किस तरह आएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह लॉस हो जाएगा। सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स इसके क्या आ सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का पता चल गया ना कि सबका एक ही गोल होगा, सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ही डिसीजन किया जाएगा, सबने वही उसी डिसीजन पे फॉलो करना है, सबका गोल भी सेम होगा। जबकि डिसेंट्रलाइज में क्या है, हर सेक्शन ने अपने गोल्स बनाए होते हैं, अपने अपने डिसीजन बनाए होते हैं और उन्हीं को वो अचीव करने के लिए वो वर्किंग कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? सो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस क्या होते हैं? देखें, जो आपके पास एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ना, एग्रेसिव, जब आप मार्केटिंग में जो आप स्ट्रेटजी ऐसी बना देते हैं जिसमें आपके पास एटीट्यूड जो है ना वो आपका एग्रेसिव है, तो उससे नुकसान क्या होगा? लोग आपकी एडवर्टाइजमेंट को मतलब सही से सुनेंगे ही नहीं, या आपकी जो सेल्स हैं या जो सेल्स प्रमोशंस हैं उस तरफ कंसर्न नहीं देंगे, उनकी उस तरफ तवज्जो ही नहीं करेंगे। सो अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी कॉल्स फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, आप ये कह दें कि एक ही डिपार्टमेंट है, वो जनाब एडवर्टाइजमेंट भी करे, सेल्स भी करे, सेल्स प्रमोशंस भी करे, तो आप उसको क्या करते हो, सब यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हो कि हाँ भी एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट एक अपना काम कर रहा है, उसने हमेशा जब सोचना है या डिसीजन करने हैं या गोल्स बनाने हैं एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड ही बनाने कि हमने एडवर्टाइजमेंट कितनी अट्रैक्टिव बनानी है। और एक आपके पास जो सेल्स वाला या प्रमोशंस वाला है डिपार्टमेंट, वो अलग से होगा।
समझ आ गई नहीं आ गई? यस सर, आ गई है। अच्छा ये यार ये क्विज असाइनमेंट्स अपने पास हॉट फॉर्म में सेव रखना सारे बच्चे, आपने ये रिटर्न करनी है। ठीक है, अब ये आपके पास हम इस पे थे कि आपके पास बेसिक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या होते हैं, उसमें आपके पास 2 फॉर्म्स आ जाते हैं। एक आपके पास यू फॉर्म है जिसको हम यू शेप कह देते हैं, यू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम फंक्शन डिजाइन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द फंक्शनल अप्रोच टू डिपार्टमेंटलाइजेशन, किस पे डिपेंड करेंगी? फंक्शनल अप्रोच पे डिपेंड करेंगी। एच फॉर्म या कंग्लोमेरेटेड डिजाइन क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करेंगी? एन अरेंजमेंट यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ सेट ऑफ अनरिलेटेड बिजनेसेस, इसमें आपके पास बिजनेसेस के अनरिलेटेड जो एक्टिविटीज होंगी ना वो एच फॉर्म में वो चीज आ जाती हैं। ठीक है, यू फॉर्म में बिजनेस रिलेटेड जो फंक्शनल अप्रोच होंगी वो इन्वॉल्व होंगी एच फॉर्म में। अच्छा ये आपके पास एक चार्ट है किसी भी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका जो यू फॉर्म है या एच फॉर्म है। अब ये सीईओ है, अब इसमें क्या है आपके पास वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस होगा, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है, वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन एचआर है, वाइस प्रेसिडेंट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके पास। अब ऑपरेशन जो होगा वो किस तरफ जाएगा, उसका इंटरलिंक होगा, वो प्लांट मैनेजर्स को सारी देगा इंस्ट्रक्शंस, वही प्लांट मैनेजर्स किसको इंस्ट्रक्शंस देंगे? शिफ्ट सुपरवाइजर्स को। जबकि वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग वाला क्या करे, रीजनल सेल्स, जो आपकी इलाकाई रीजन्स में जो आपके पास सेल्स मैनेजर्स बैठे हुए हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देगा, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर को इन्फॉर्मेशन वही फ्लो करती जाएंगी। जबकि वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस में क्या होगा, एक कंट्रोलर होता है जो कंट्रोल कर आपकी बजट्स को कंट्रोल कर होगा, उसके बाद एक आपके पास क्या होता है अकाउंटिंग सुपरवाइजर। नियाजी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके, वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स में क्या होगा, आपके पास लेबर रिलेशन डायरेक्टर जो लेबर्स के रिलेशंस को डील कर रहा होगा कि भी वहाँ पे कोई स्ट्राइक्स ना हो जाएं, उनके साथ नाइंसाफी ना हो, और प्लांट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के साथ उसका इंटरेक्शन हो जाएगा। R&D में क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, साइंटिफिक डायरेक्टर क्या होंगे, और लैब जो आपके पास लैब फैसिलिटीज होती है ना, लैब मैनेजर्स उनके होते हैं कि वो अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस इनपुट्स किसको देगा, लैब मैनेजर्स को, भाई हमें ये टाइमिंग चाहिए, इस टाइमिंग में हमने वर्किंग करनी है, 24 आवर लैब ओपन होनी चाहिए, लैब में ये फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए, लैब स्टाफ इतना होना चाहिए। ठीक है, उसको केमिकल्स मंगवा के देगा सारे। यस सर, यस और सर। एक आपके पास एम फॉर्म डिविजनल डिजाइन होता है, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि मल्टीपल बिजनेसेस आपकी जो होते हैं ना, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा बिजनेस जो आपके रिलेटेड एरियाज में जो ऑपरेट हो रहे होते हैं किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क में, आपके पास जैसे लार्जर जैसे FFC है, एंग्रो है, या आपके पास नेस्ले है, इस तरह आपके पास यूनिलीवर है, ये लार्जर ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क इनके होते हैं। तो उनमें होगा क्या, एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट बेस्ड ऑन multiple businesses in related areas related operating within a larger organization